तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम कोई टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। एक्चुअल में अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मगर इंडियन इकोनॉमी अभी हम नहीं शुरू करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट है बैंकिंग, हम पहले उसको शुरू करेंगे। कारण क्या है कि बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं चाहता हूं कि हम वहीं से शुरू करें ताकि हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। और उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो वो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, ठीक है। तो आइए आगे हम चर्चा करेंगे कि बैंकिंग इन इंडिया के बारे में, ठीक है। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बैंकिंग इन इंडिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बैंक का इवोल्यूशन कब हुआ था, बैंक कैसे स्टार्ट हुए थे, एंड और भी जो चीजें हैं, मनी के बारे में बात करेंगे, पैसे के बारे में। पैसा बहुत सारे लोग अर्न करना चाहते हैं बट तो मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। एक्चुअल में मैं बैंक के बारे में बात करूंगा कि बैंक काम कैसे करता है। और ये जो मैं चीज पढ़ाने जा रहा हूं ये मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं मैं उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद एसएससी की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। बट ये स्पेशली मतलब अगर क्योंकि इसमें मैं बहुत डीप नॉलेज पढ़ाने वाला हूं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी एंड देन इसके बाद आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा बंदा जिसके पेपर में 25 क्वेश्चन आते हो उसमें भी इकोनॉमिक्स का रोल एक या दो क्वेश्चंस का होता हो, वो इंसान अगर इस चीज को देखे तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए कुछ प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज के लिए देखोगे तो ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ा सा सिलेबस है बैंकिंग, मनी, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, फुल बॉडीड कॉइन्स, टोकन कॉइन्स, डिबेसमेंट, फंजिबिलिटी। मैं इस चीजों को पढ़ पढ़ के हर एक चीज नहीं बताऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, आपके सामने चीजें लिखी हुई है, ठीक है। ये सिलेबस है बैंकिंग का जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज, हम इसमें पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम कोई बुक उठा लेते हैं एंड बुक से हम फिर शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने में हर बार हम शुरू करते हैं पहले ही चैप्टर से। हमें जो 10वां चैप्टर होता है उसके बारे में पता नहीं होता, 12वां चैप्टर उसके बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं होता, बट जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए मैं बीच से पढ़ाऊंगा। बैंकिंग एक बुक है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं जिसको वो पढ़ते होंगे, प्रेफर भी करते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स उसी बुक को प्रेफर करते हैं, रमेश सिंह, ठीक है। एंड बाकी जो है वो एनसीईआरटी है, वो आप सभी लोगों को पता होगा। मैं इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, आप सभी बच्चे नहीं हैं। और ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। बट इस चीज में मैं ये चीज डिस्कस करने वाला नहीं हूं कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, मैंने रमेश सिंह बता दी है। इसके अलावा एक और बुक है, आई थिंक वो संजीव कुमार कुछ ऐसा करके एक बुक है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, एज ए रेफरेंस बुक जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और ये वीडियो आपका एक रेफरेंस वीडियो होगा जहां से अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है या फिर अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड बिल्कुल निश्चिंत रहो इस चीज के लिए कि आपने इंडियन इकोनॉमी कभी पढ़ी नहीं है तो आपको आएगी नहीं, है ना। या फिर आपने कभी इकोनॉमी के बारे में सुना ही नहीं, बहुत टफ है, कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए एकदम, आप बस इस वीडियो को देखिए। एक शर्त है, मगर ये जो दिमाग है ना आपका, प्लीज इसको खाली करके देखिएगा। अगर ये भरा रहेगा तो आप जो चीजें मैं बताऊंगा आप उसको समझ नहीं पाओगे। आप पता है फिर क्या करोगे, ये जो दिमाग में भरा है ना, इससे ये जो मैं पढ़ाऊंगा इसको जज करने का कोशिश करोगे, इस चीज को, ये जो मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को फिट करने की इसमें कोशिश करोगे, और इसके चक्कर में आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है। और ये चीजें पढ़ने के बाद आप बुक से भी पढ़ सकते हो।
तो ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सिर्फ हेडिंग बता देता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एमपी यानी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, एलएएफ एंड मोर, और भी जो चीजें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला है इंसॉल्वेंसी सरफासी एक्ट क्या है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेसल नॉर्म्स, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, बैंक का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं। बैंक की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी, क्या वजह थी बैंक की शुरुआत करने की, हर एक चीज को हम बहुत डीप में, बहुत अच्छे से, एंड आई विल ट्राई कि मैं कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के यहां पर लगाऊं जिससे आपकी चीज समझ में आए कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, फिर वो मेंस हो या फिर प्री, या फिर आपकी अपनी कोई निजी जिंदगी है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो कहीं पे भी आपको ये चीजें फायदा कर सकती हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी हम समझेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये आप सभी को पता होगा। एंड आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी, डेट बताइए मुझे, डेट नहीं, आप ईयर मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूं कि ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जो भी चीजें हैं, और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक लाइव चीज की तरह हम आपको बता पाएंगे और आप समझ पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है कि मैं अगर आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, क्वेश्चंस अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपका दिमाग बस सुनेगा और भूल जाएगा। आई वॉन्ट कि आप सभी से मैं क्वेश्चंस पूछूं, और इतने क्वेश्चंस पूछूं क्योंकि आप खुद से क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, एंड आई वॉन्ट कि आप पूछो, आपकी आदत पड़े हर एक चीज पे क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, इवन जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भी लगाओ। ठीक है, खुद से जाकर के पढ़ो। चलिए, हमने सिलेबस देख लिया है, अब हम समझ चुके हैं, और अब हम थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलेंगे कि भैया पैसा क्या होता है, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है या मरता है। ठीक है, बोथ ऑफ। चलिए, बहुत समय पहले की बात है, यहां पर बहुत समय पहले की बात है जब बार्टर सिस्टम नाम की कोई चीज हुआ करती थी। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, जब पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी तब बार्टर सिस्टम हुई थी, है ना। ये यहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख पा रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए और बी। पेन की विजिबिलिटी थोड़ा कम है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं शो हो रहा है, अगेन हम चेंज करेंगे जब तक ये शो नहीं होगा। अभी शो हो रहा है, ठीक है। ये ए नाम का व्यक्ति है, ये है बी नाम का व्यक्ति। बी नाम के व्यक्ति को जरूरत है टोमेटो की, टोमेटो आजकल बहुत महंगा चल रहा है यानी टमाटर की, और ए नाम के व्यक्ति को जरूरत है व्हीट की। अगर यहां पर दोनों लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बार्टर सिस्टम वर्क करेगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। गॉट इट। तो बार्टर सिस्टम का मतलब यही है, कभी आप लोगों ने गांव में देखा होगा, वो लोग आते हैं और जो हमारे घर में महिलाएं होती हैं, वुमेन्स, उनके बाल वो कलेक्ट करते हैं और बदले में आपको दे देते हैं क्या, बुढ़िया का बाल, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो। ठीक है, या फिर आपसे गेहूं ले लेंगे, चावल ले लेंगे यानी व्हीट, राइस, इसके बदले में आपको आइसक्रीम मिल जाती है गांव में, इसके अलावा बलून्स मिल जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझी कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। व्हाइट में व्हाइट दिखेगा कैसे, तो हमें कलर अगेन चेंज करना पड़ेगा। अब बार्टर सिस्टम आप समझ गए क्या होता है। ये है कुछ व्यक्ति जो आपको ये बताएंगे कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये भी कुछ सामान ले रखे हैं, ये भी कुछ सामान ले रखे हैं, ये एक्सचेंज करेंगे इनसे, ये एक्सचेंज करेंगे इनसे। ठीक है, ये मतलब होता है बार्टर सिस्टम का। अगेन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बार्टर सिस्टम का। यहां पर एक ये व्यक्ति है, यहां पर एक ये व्यक्ति है। इन भाई साहब को जरूरत है कैरेट की यानी गाजर की, और इन भाई साहब को हो सकता है राइस की जरूरत हो। ठीक है, ये भाई साहब 5 किलो राइस लिए और इन्होंने 1 केजी
क्या दिया, कैरेट दिया। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तुम मेरी जरूरत सेटिस्फाई करो, मैं तुम्हारी जरूरत सेटिस्फाई करूं, यहां पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं है। ठीक है। नाउ आप यहां पे भी एक चीज देख पा रहे हैं, बार्टर यहां पे भी लिखा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पिक्चरें बहुत ज्यादा दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो चीजें छपे और समझ में आए। एंशियंट टाइम में चलते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि तब पैसे नहीं हुआ करते थे। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये आदमी है और ये एक ज्वेलर, मतलब क्या कहते हैं, सोनार की दुकान है ना, जहां पर सोना वोना मिलता है भाई, है ना। और मेरे प्रिय बहनों, बहनों को बहुत ज्यादा सोने या डायमंड की, बहनों, सिस्टर्स, ठीक है, इन सभी को बहुत जरूरत पड़ती है डायमंड वगैरह की, रिंग की और भी कई तरह की चीजों की। अब देखिए, तो बहनों को इतने आम देने पड़ेंगे तब जाकर के वो एक डायमंड रिंग परचेज कर सकती हैं। ठीक है, यानी एक चीज के बदले एक चीज, 1 नेकलेस इज इक्वल टू 1000 मैंगोज। ये है बार्टर सिस्टम। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट व्हाट इज बार्टर सिस्टम। आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि बार्टर सिस्टम क्या नाम होता है। What is barter system? Barter system is the trading of products and services from other products and services। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, वही चीज जहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। I need your service and I need your service। एक्सचेंज अगर नीड है तो। अब एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि why there is a need for money। भैया अगर बार्टर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो हमें मनी की आवश्यकता क्यों पड़ गई, और अगर प्रॉब्लम थी, अब आप कहेंगे सर बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको जरूरत है आलू की, 1 केजी पोटैटो की, ठीक है। अब सामने आपके पास है 2 केजी टोमेटो, ठीक है। आप ढूंढ रहे हैं किसी को कि आप किसी को अपना टमाटर दे दें और उससे आलू ले लें, और जब तक आपको यह व्यक्ति नहीं मिलेगा कि कोई टमाटर लेने वाला, तो आपको आलू नहीं मिलेगा। और जहां तक आप जानते हैं कि आलू है सब्जियों का राजा, और आलू के बिना टमाटर की सब्जी आप खाएंगे नहीं, टमाटर की चटनी कितने दिन तक बनाकर खाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति चाहिए ताकि वो आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी कर सके। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मतलब आपकी जो जरूरत है खाने पीने की, नेकलेस की, आम की, कटहर की, कूलर की, वॉट एवर द थिंग्स, वो कंप्लीट कर सके आपकी और आप उसकी। ठीक है, ये है बार्टर सिस्टम। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मनी का इवोल्यूशन होता है। पैसा, नोट, क्वाइंस, ठीक है, इन सभी चीजों का इवोल्यूशन होता है। बार्टर सिस्टम में क्या चीज गुड थी, क्या चीज बैड थी, दोनों में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं आपके सामने। गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे के सामान एक्सचेंज किया जाता था, और यहां पर खरीदा और बेचा जाता है मनी में। नो सेपरेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज अपार्ट फ्रॉम गुड्स बीइंग एक्सचेंज बिटवीन सेलर एंड डीलर। हाँ ठीक है, यही सब चीजें लिखी हुई है कि भैया एक आदमी है, उसको जब तक एक दूसरे की जरूरत नहीं होगी वो चीजों को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। ये चीजें यहां पर लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। नाउ अगर बार्टर सिस्टम में कमी ना होती तो आप सभी को पता है कि मनी का इवोल्यूशन ना होता। अब जहां पे देखिए, पहले बार्टर सिस्टम, कुछ दिनों बाद फिर जब चीजें और इवॉल्व हुई तो गोल्ड से चीजों को खरीदा और बेचा जाने लगा। ठीक है, फिर सामान की लेन देन बंद हुई, अगेन मेटल कॉइन्स का यूज हुआ, फिर पेपर मनी आ गया। अब आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज यूज करने लग गए हैं। एंड देन नेट बैंकिंग आ गया है, अब तो फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें होने लग गई हैं। एंड इससे भी एडवांस चीज जो बिटकॉइन है, या फिर इसे आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, यहां तक पैसे इवॉल्व हो चुके हैं और आप इन सभी चीजों से आज पेमेंट करते हैं। अगर आपको 10 किलो आलू की जरूरत है तो आपको यह नहीं देखना है कि भैया किसी को 2 किलो गेहूं देकर मैं 10 किलो आलू ले सकता हूं क्या। आपके पास पैसे हैं, जाइए आलू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह है आपके पास पैसे होने का फायदा। बार्टर सिस्टम, अगेन क्वाइन,
पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, मोबाइल मनी एंड बिटकॉइन। इतना क्लियर हो गया। आई होप पैसे के बारे में आपको और बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट हो ना तो पूछने से शर्माना मत। डाउट कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको लग रहा हो कि यार ये तो पागलों वाला डाउट है, कौन पूछता है ऐसे डाउट, आपको मैं पूरी आजादी देता हूं कि आप वो डाउट भी मुझसे पूछिए। कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। अब पैसा क्या होता है, बार्टर सिस्टम तो हम समझ गए कि क्या होता है। बार्टर सिस्टम इसका पहले यूज होता था, अब उस चीज को खत्म करके हम पैसे ले आए हैं और पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए आप एक दुकान पर गए, ठीक है, आपको चाहिए 5 स्टार चॉकलेट या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत हो खाने पीने की। अब आप शॉपकीपर को देख रहे हैं, ये देखिए शॉपकीपर है, ये हैं आप। बड़ी देर से आप घूरे जा रहे हैं और दुकानदार आपसे पूछता है कि भैया क्या चाहिए आपको। दुकानदार कहता है, फिर आप कहते हैं कि 1 5 स्टार चॉकलेट। अब ये कहता है कि भैया 10 रुपया दो। इसने आपसे ये तो नहीं कहा कि 2 किलो गेहूं दे दो, 5 किलो चावल दे दो, तभी देंगे 5 का नाम है इनका, चॉकलेट देंगे आपको। इन्होंने कहा 10 रुपया दो, पैसा, समझ गए, 10 रुपया दो तो कहा हम देंगे चॉकलेट। ये रहा 10 रुपया। तो क्या ट्रांजैक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, आप देख पा रहे हैं। कस्टमर एक्सचेंज मनी टू गेट चॉकलेट एंड शॉपकीपर एक्सचेंज चॉकलेट टू गेट मनी। गॉट इट। अब यहां पे लिखा हुआ है कि भैया मनी क्या होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है फ्रॉम कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। अब आप बैंक नोट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही नोट है जो आपके जेब में रखी होंगी, ठीक है। यानी 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का जो नोट है उसी को हम बैंक नोट कहते हैं। बहुत कंफ्यूज मत हो जाइएगा शब्दों को देख करके। When we buy goods, we exchange money for goods। अब हम यहाँ पे सामान एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं चचा। पैसा आप देंगे, सामान आप लेंगे, ठीक है। When we sell goods, जब हम सामान बेचेंगे तो क्या करेंगे हम, we exchange good for money। हम सामान एक्सचेंज करेंगे। कह रहे होंगे आप लोग बहुत खुचर पुचर कर दिया है, उसी समझाए जा रहे हैं टीचर, तो मास्टर वर्ग पगला गया। अब आप कहेंगे कि भैया अब आप बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, सामान बेचेंगे, पैसा लेंगे, ठीक है। एक में आप पैसा लेंगे, सामान देंगे, ठीक है। यही है पैसे का ट्रांजैक्शन जो एक कस्टमर और एक सेलर के बीच में होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन क्या होती है। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, मींस स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। भैया यही डेफिनेशन है मनी की, माने पैसा की। पैसा 4 तरीके का। कहेंगे बाप रे, आज तक तो हम एक ही तरीके पैसा देते हैं, 4 तरीके क्या। पहला तरीका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे से आप कोई भी सामान, कोई भी सर्विस एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी आप किसी के पास जाएंगे, 10 रुपए का सामान लेकर के आ सकते हैं, पैसे से आपने सामान एक्सचेंज कर लिया। आप किसी के पास जाएंगे और एजुकेशन ले सकते हैं, यानी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, आपने 10,000, 5,000, 2,000 जो भी फीस है किसी इंस्टीट्यूशन की, वहां पे आप गए और उनकी सर्विस आपने परचेज कर ली, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया क्या, पैसा। अब मीजर्स ऑफ वैल्यू, मीजर्स ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपकी जेब में 500 रुपए हैं और आप मार्केट निकल गए, मार्केट में आपको 200 रुपए का कोई सामान दिखता है, क्या आप उससे खरीद सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल खरीद सकते हैं। मगर आपको अगर 1,000 रुपए का सामान दिख जाए तो क्या आप 500 रुपए को खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि आपके नोट में लिखा रहता है साफ साफ कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और 500 की वैल्यू 500 ही होती है, 1000 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये मतलब है आपके नोट का। तो मीजर ऑफ वैल्यू, वी डिसाइड द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के उसमें हम किसी भी सामान की वैल्यू कर लेते हैं, मतलब वैल्यू लगा लेते हैं। मान लीजिए आप बाल कटवाने की वैल्यू क्या होगी, किसी सैलून में गए तो 300 रुपए, 300-400 इतनी होती है, राइट। चलिए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी सेव्ड, पैसा आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मान लीजिए कि आपने बैंक में 10,000 रुपए रख दिए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको वो कभी काम लगे, या फिर
आपने कोई एफडी वगैरह करवा ली है, आज से 10-20 साल आप बाद जब आप उसको तोड़ेंगे तो हो सकता है आपकी बेटी या बेटे के काम में, शादी में काम आ जाए, है ना। वो पैसे आपको बहुत बड़े अमाउंट में मिलते हैं 10-20 साल बाद, क्योंकि वो टर्म डिपॉजिट होता है, राइट। और बैंक उससे बहुत तगड़ा पैसा कमाती है। चलिए कैसे कमाती है ये हम देखेंगे। एंड लास्ट मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स, इफ पेमेंट इज टू बी मेड इन द फ्यूचर वी नो द अमाउंट टू बी पेड। टेम्परेरी, मान लीजिए कि आपने किसी से पैसे वैसे ले लिए हैं, ठीक है, और अभी आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसको फ्यूचर में तो दे सकते हैं ना, यानी ये एक तरीके का रीपेमेंट होता है, ठीक है, समझ गए। और वो भी इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में आप फ्यूचर में पे कर सकते हैं, है ना, कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज को, मतलब पैसे जिससे आपने लिए हैं, जिसको दिए हैं, वॉट एवर द थिंग्स। तो ये 4 डेफिनेशन हमने समझ ली मनी की, और अब हम चलते हैं आगे। देखिए वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरिंग ना लगे, मजा आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपको इमेजेस दिख रही हैं, वैसा दिख रहा है, और हमारी भाषा ऐसी है कि वो आपको बांध रखेगी। चलिए, मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी में मनी क्या है, हमने अभी मनी देख लिया, मनी की डेफिनेशन देख ली है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स। जैसा आप सभी को पता है, आपके पास चिल्लर होते हैं या फिर नोट्स होती है। 2 तरह की चीजें आपकी जिंदगी में होती है जिससे आप सामान खरीद सकते हैं, और कोई चीज है जिससे आप सामान खरीद सकते हैं। अब आप सर का बाल मुड़वा के देने जाएंगे नहीं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या होता है वो तो हम अभी समझेंगे। मनी इन पॉकेट, जो आपकी जेब में पैसा होता है, वो किस तरह का पैसा है, करेंसी, नोट्स और क्वाइंस। बट जो आपका पैसा बैंक में है, जैसे आपने अभी मैंने बताया कि एफडी करवा ली, तो जो वो आपका ही तो पैसा है ना, जो आपने बैंक में रखा, तो वो क्या है, पैसा ही तो है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। ये देखिए आ गया आपके सामने डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। देखिए डिमांड, डिमांड का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो, जब आपको सब मतलब डिमांड की जरूरत होगी, यानी जब आपको जरूरत होगी तब आपको पैसा चाहिए। आपने बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है, क्या बैंक आपसे कभी कहता है कि आप 2 बजे रात को पैसे नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा है क्या। या फिर आपने करंट अकाउंट ओपन करवा रखा है और आपको 3 बजे रात में जरूरत पड़ गई, तो क्या बैंक आपसे कहेगा कि भैया 3 बजे पैसा मत निकालिएगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। इसलिए हम कहते हैं इसे डिमांड डिपॉजिट कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम, किसी भी टाइम आप विदड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, जिसके पास भी, आप सभी लोगों के पास मोस्टली सेविंग अकाउंट होगा, क्योंकि करंट अमाउंट के लिए थोड़ा सा बड़ा रकम चाहिए, है ना। चलिए, these are called demand deposit because they are withdrawable on demand। जब आपकी डिमांड होगी तब आप इन पैसों को डिमांड मतलब निकाल सकते हैं जो इस अकाउंट में आप रखते हैं। बट टर्म डिपॉजिट की बात करें, टर्म डिपॉजिट देखिए, अब आपको पहले मैं बताता हूं कि टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म, टर्म का मतलब होता है एक फिक्स टाइम, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप बैंक के पास गए, ठीक है, बैंक कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और भी ऐसे करके बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है। आप वहां पे गए और आपने 50,000 की एफडी करवा दी, ठीक है। अब एफडी 1-2 दिन की तो होती नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब 10 ईयर की हो सकती है, 5 ईयर की हो सकती है, 7 ईयर की हो सकती है, जो भी एफडी होती है, ठीक है। आपने जिस भी टर्म के लिए मान लीजिए कि आपने 7 साल का करवा लिया, अब 7 साल बाद ही आप इस पैसे को विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बीच में भी कर सकते हैं मगर उसके कुछ रूल्स कानून होते हैं, वो अलग चीजें हैं, वो हम कभी बाद में समझेंगे इसी वीडियोस में, ठीक है, जब वो चीजें और आएंगी तब। एंड आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ये आप हर महीने पैसे जमा करके वही काम करते हैं, एंड इसको भी आप एक टाइम के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो चीज टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद आप विड्रॉ करें, जब आपको जरूरत पड़े तब आप ना कर पाए, उसे हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट। आई होप आपको डीडी में
एंड टीडी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझाया बहुत अच्छे से है ना भाई। चलो आगे चलते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। पैसा बहुत तरीके का होता है। हमको लगता है कि जो हमारे जेब में है बस वही पैसा है। नहीं चचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं चेक की। क्या अगर आपको किसी ने 10,000 का चेक दिया तो क्या वो पैसा नहीं है? जरा सोचिए। आपको जो सैलरी मिल रही है क्या वो पैसा है या नहीं है? डोनेशन जो आप देते हैं क्या वो पैसा है या नहीं है? करेंसीज पैसा है या नहीं है? रिजर्व पैसा है या नहीं है? इन सब टर्म्स को मैं बाद में लूंगा, क्योंकि अभी अगर लेने बैठ गया तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। जब इसका टाइम आएगा तो हम इसको भी आपको समझाएंगे। पेंशन, अगर आप में आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनको पेंशन मिलती होगी, क्या वो भी तो पैसा ही है? नोट्स, क्वाइंस, इंस्टॉलमेंट, स्टेक, बजट अलाउंस, मॉनीज, मेंटेनेंस, वेजेस, लोन, डेट, शेयर्स, आईओयू, बॉन्ड्स, गिल्ड्स, गिफ्ट, सब्सिडी, कैपिटल, फीस, फंड्स, फाइनेंस, कैपिटल, इनकम, ये सभी मनी के प्रकार हैं कि मनी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सभी को आप पढ़िएगा और समझिएगा। कोई डाउट हो तो ऑनलाइन सर्च करिएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे पूछिएगा, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे फटाफट से। चलिए अब चलते हैं आगे। हाउ डज मनी ओवरकम शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का मजा नहीं आ रहा है इस कलर में। चलिए ग्रीन ले लेते हैं और अब अच्छा लगेगा। बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी और मनी सिस्टम के क्या बेनिफिट है, आपको मैं ये थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक ए को किसी सामान की जरूरत है और बी को किसी सामान की जरूरत है, जब तक इन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तब तक आप वो सामान एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये थी इसकी प्रॉब्लम। ठीक है, बट मनी में ऐसा नहीं है। अगर ए व्यक्ति को कोई सामान चाहिए और उसके पास बी व्यक्ति के पास वो सामान है, ये पैसे देकर के उससे ले सकता है। आपको स्टेशनरी यानी पेन की जरूरत पड़ती है, आप 10 रुपए लेकर के जाते हो, पेन लेकर के चले जाते हो। ठीक है, चलिए। हाई स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, मनी कैन बी इजिली स्टोर्ड। आप जेब में रख सकते हो। ठीक है, इसके लिए सामान चाहिए, जगह चाहिए स्टोर करने के लिए। डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वेल्थ। मान लीजिए आपको एक काऊ, गाय एक्सचेंज करना है किसी से, भैंस के साथ गाय को एक्सचेंज करना है, इसको कहां स्टोर करेंगे? गाय को, भैंस को, इसके लिए जगह चाहिए ना। बट और इसको आप हर जगह लेकर के जा भी नहीं सकते। ठीक है, बट इजी टू कैरी फॉरवर्ड मनी टू फ्यूचर। अब आप फ्यूचर में पैसे को अपने पास ले सकते हैं, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, रख सकते हैं। और आजकल तो इतना डिजिटली हो गया है, ऑनलाइन रखिए, कहीं भी जाइए, पैसे खर्च करिए। ठीक है, नो प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट। प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब प्राइस ऑफ ऑल गुड्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जो भी प्राइस है, मतलब जो भी सामान है, उसको एक पैसे के रूप में तौला जा सकता है कि ये 10 रुपए का है, ये 20 का है, ये 50 का है, ये 100 का है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। चलिए आगे अब हम बात करेंगे लीगल टेंडर की। हमने बार्टर देख लिया, पैसा देख लिया, इवोल्यूशन ऑफ मनी देख लिया कि कैसे कैसे पैसे निकले, कब क्या हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीगल टेंडर। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर ये किसी ऐसे टेंडर की बात नहीं हो रही है जो आप लोग मूवीज में देखते हैं कि टेंडर मिला, गए कुछ पॉलिटिशियंस मारे मारे टेंडर लेके चले, उस टेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चलन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या 50 रुपए अभी चल रहा है? क्या आप 50 रुपए दुकान में लेके जाते हैं तो उससे सामान खरीद पाते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, खरीद पाते हैं। इसे ही कहते हैं लीगल टेंडर। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा 2000 के नोट जो अभी तक चल रहे थे, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 2016 में आई थिंक 8 या 9 नवंबर की बात है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जो 500 और 1000 के नोट थे उन्हें लीगल टेंडर यानी चलन में ना करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था कि अब ये नोट अब नहीं चलन में रहेंगी। तो क्या जो अगर आज आपके पास वो पैसे हैं तो क्या आप उससे चीजें खरीद सकते हैं? जो पुराना 500 का नोट है, क्या आप उससे चीजें खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। क्या 2 साल बाद आप इस 2000 नोट से चीजें खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अभी तो ये बैंक में चेंज हो रहे हैं। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं 2000 के तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए लीगल टेंडर क्या है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल,
आप मैकडोनाल्ड गए, आपको एक वेजी बर्गर चाहिए जो कि 70 रुपए का है। अब मुझे अभी का लेटेस्ट का प्राइस नहीं पता है कितने का है, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं। चलिए, कितने तरीके से आप उसको पैसे दे सकते हैं दुकानदार को। आप 10 रुपए के 7 नोट दे सकते हैं, दुकानदार क्या करेगा, ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, ठीक है। 70 कॉइन्स ऑफ ईच, दुकानदार ले लेगा। 1 रुपए के 70 सिक्के आप दे सकते हैं, 5 रुपए के, 10 रुपए के, आप ऐसे करके सिक्के दे सकते हैं उन्हें और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी लीगल टेंडर में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या अगर आप 70 रुपए का चेक देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं करेगा? कारण है। एक बात बताइए, आप दुकान में गए, ठीक है, अब दुकानदार को आपने 70 रुपए का चेक दिया, इमीडिएट डिमांड किस चीज की है? कैश की, या फिर ऐसे चीज की कि जो उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंच जाए जब आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो। बट आपने चेक दे दिया, अब वो चेक लेकर के क्या करेगा? चेक लेगा, पहले बैंक जाएगा, उसको भंजाएगा, 70 रुपए लेकर के आएगा, तब आपको 2 दिन बाद बर्गर मिलेगा। विल यू सेटिस्फाइड विद दिस? नहीं भैया, अगर चेक बाउंस कर गया तो कहां से 70 रुपए वो देगा बर्गर खिलाने के बाद आपको, है ना? इसलिए वो आपका चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए, एफडी, आपने 70 रुपए की एफडी करवा रखी है और अब आप कह रहे हो कि भैया शॉपकीपर, हमसे 70 रुपए की एफडी ये जो है ये आप ले लो, जब टाइम आए तुड़वा लेना। क्या वो एक्सेप्ट करेगा? अरे नहीं करेगा चाचा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो लीगल टेंडर क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आप दुकान में गए, अब अगेन मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं। ये दुकान है, आप दुकान में 50 रुपए लेकर के जाते हैं और एक जूस लेने के लिए, आपको मैंगो जूस चाहिए और आप शेक पीने, जूस पीने जाते हैं। आपने इनको 50 रुपए दिए इस जूस के बदले, क्या ये उस पैसे को मना कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर। यही है लीगल टेंडर। अगर कोई भी सिटीजन, मतलब कोई भी सिटीजन अगर उस पैसे को लेने से मना नहीं कर सकता तो वो है लीगल टेंडर, ठीक है। आप समझ गए? चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है, BMW बढ़िया, फॉर्च्यूनर खरीदनी है, कुछ भी, जो भी आपका शौक है, या फिर होंडा अमेज नैनो कार खरीदनी है, भैया कुछ भी खरीदना, कोई भी कार खरीदना। अब आप जाते हैं कहां पर? शोरूम में। शोरूम में आप 5 लाख रुपए का सिक्का लेकर पहुंच गए। अब बताइए, ये है सिक्के। कैन आई मेक पेमेंट ऑफ 10 lakhs बाई कॉइन्स? क्या आप 10 लाख रुपए की पेमेंट कॉइन से कर सकते हैं? तो मैं बता देता हूं, कर तो सकते हैं, चलिए, मगर 2 तरह की चीजें होती हैं लीगल टेंडर में भी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर और लिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, पेमेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट इज अलाउड। एग्जाम्पल, क्वाइंस, सिक्के को आप कितने तक यूज कर सकते हो? कैन बी यूज्ड पेमेंट ओनली अप टू 1000 इन इंडिया। इतने रुपए तक की आप सिक्कों में पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप दुकानदार के पास 10,000 रुपए लेकर के जाओगे, उसको पैसे दोगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, आप मशीन लेकर के आओ, गिनो, पेमेंट करो, ठीक है। ऐसा होता है, बट इट इज अ लिमिटेड लीगल टेंडर और आप 1,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो। अप टू लिखा हुआ है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है? पेमेंट अप टू एनी अमाउंट इज अलाउड। एग्जाम्पल, करेंसी नोट्स, जो अभी 2000 के नोट्स आपके पास हैं, जो 500 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं, जो भी हैं, कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट अप टू एनी अमाउंट इन इंडिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, लीगल टेंडर क्या होता है, अनलिमिटेड और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई यानी पैसे की सप्लाई। क्या आप सभी लोगों के घर में गैस पाइपलाइन है? ठीक है। पानी यानी वाटर पाइपलाइन है? बहुत अच्छी बात है। अगर आप सभी ने कनेक्शन ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, सभी के घर में है, मेरे घर में भी है। तो चलिए, अब पैसे का बहाव, यानी जैसे वाटर सप्लाई होती है, गैस सप्लाई होती है, वैसे ही पैसे की सप्लाई होती है।
तो अब जो लीगल टेंडर है वो क्या है, तो क्वाइंस हैं, करेंसी नोट्स हैं, नोट बोथ दीज आर कॉल्ड सीयू यानी करेंसी यूनिट, ठीक है, सीयू समझ गए लीगल टेंडर। बट नॉट लीगल टेंडर, देखिए अब दो तरह की चीजें होती हैं, एक नॉट और एक नॉन, इनको भी आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर नॉट लीगल टेंडर की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो पैसे जो आपके बैंक में रख रखे हैं आपने, जैसे कि डीडी में, डिमांड डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपने उसमें पैसे रख रखे हैं, या फिर टीडी में तो एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। अगर आपने ऐसे बैंक में पैसे रख रखे हैं, ठीक है, तो क्या आप उससे कोई चीज खरीद सकते हो? अगर बैंक में कोई पैसा और आप दुकानदार के पास जाओ, बोलो कि भैया मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं, मुझे 10,000 रुपए का सामान दे दीजिए, क्या वो आपको दे देगा? नहीं। दैट मीन्स वो नॉट लीगल टेंडर, वो नॉट लीगल टेंडर है। बट नॉन लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? 500 और 1000 के नोट्स जो पहले थे वो अब नॉन लीगल टेंडर हैं। गॉट इट? समझ गए आप लोग? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ये है डेफिनेशन ऑफ मनी, M1, M2, M3, M4, ये हम आगे चर्चा करेंगे बट अभी नहीं, ठीक है। अब जो अगली चीज है कि हु इशूज करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस। हमसे बचपन में एक सवाल पूछा जाता था, मुझसे तो कई बार पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर। अब कोई पूछे तो उसको बता देना, यानी वित्त मंत्री, इसके सिग्नेचर होते हैं, इनके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। आप सभी को समझ में आ गया कि 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंसी नोट्स या कॉइन्स कौन इशू करता है भारत में? देखिए, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वाइंस और 1 रुपए का नोट ये इशूड किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा ऑल अदर नोट्स, यानी 100 के, 2000 के, 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के, ये सारे नोट्स आरबीआई के द्वारा इशू भी किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं, ठीक है। बट ये जो इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बट डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आरबीआई करती है। गॉट इट? आप समझ गए हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। एक तो ये पेन की बड़ी समस्या है, बार बार कलर चेंज करना पड़ता है। वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी चीजें हमने बताई हैं वो समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इन केस कोई डाउट होता है, एंड मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि डाउट कैसा भी हो, आपको जैसा भी लग रहा हो कि ये डाउट छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, फुलिश है, बेवकूफ वाला है, बुद्धिमानों वाला नहीं है, तो भी आप पूछिए। बुद्धिमान बनने का यही एक तरीका है कि आप पूछिए, ठीक है। और जब तक आप पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सही समझ नहीं आएगी, आप बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं चीजों को रट करके। तो जो चीजें मैंने पढ़ाई उसको रटिएगा नहीं, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद आती है तो, नहीं आती है तो फीडबैक बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, ठीक है।